के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। खास करके हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे नदी जोड़ो अभियान में हमें बड़ी सफलता मिली है। नदी जोड़ो अभियान में केन बेतवा ये बहुत बड़ी बृहद योजना है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा था कि यह नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत की पहली नदी जोड़ो अभियान की पहली योजना केन बेतवा, जो बुंदेलखंड और यूपी दोनों राज्यों के मध्य में लगभग 1 लाख करोड़ की ये योजना है, जिसके माध्यम से हमारी इस योजना के पहले चरण का भूमि पूजन लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी समय देंगे, तो हम इस पखवाड़े के अंदर ही इस योजना को रखने जा रहे हैं। एक 20 वर्ष से ज़्यादा समय से पार्वती काली सिंध चंबल योजना पे भी हमने सहमति दी है कि हमारे राज्य और राजस्थान दोनों के हित सामान्य है और सहज है। ऐसे में पुराने काल में लंबे समय तक इस योजना को, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई ये रहती कि विपरीत राजनीति के जब राजनेता सरकार बनाते हैं तो कमोबेश इसकी कीमत हमको चुकाना पड़ी है, लेकिन अब भाग्य से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक ही दल की राजनीति के कार्यकर्ता होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस आग्रह से हमने भी कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल तीनों का जल आगे जाकर जमुना और जमुना से गंगा में जाता है, अर्थात गंगा बेसिन की नदियाँ हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी योजना पे काम करने का हमने निर्णय किया है। हमने सहमति दी है। आमतौर पे इस पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार बहुत दिनों तक लड़ती रही है, लेकिन हमने इसमें समाधान दिया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों राज्यों के लिए बेहतर होगी। तो 10 ज़िले हमारे और बाकी के 13 ज़िले राजस्थान के, दोनों के बीच में इसका भी एक हमने अपनी जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा के कामों के प्लान दोनों राज्य बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस योजना का जब वो चाहेंगे आगे वो अनाउंस करके हमारा MOU पे हमने मन मस्तिष्क से इसमें स्वीकृति सहज रूप से दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे फ्लोटिंग सोलर पार्क, IT पार्क, सोंडवा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बहुत सारे प्रकार से हमने अलग अलग कार्यक्रमों और कामों को जोड़ा, जिसकी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ आपको एक पुस्तिका देंगे जिसमें विस्तृत रूप से वो मिलेगा। खास एक बात हमने कहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद 2024 तक भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और 5 साल में वो 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से राज्यों की अपनी भूमिका होना चाहिए। तो हमने अपनी सरकार के गठन के बाद निर्णय किया था कि जो हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट है, इसको हमने पहले साल में 3.5 लाख करोड़ का और इसको 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ के हमारे अपने निवेश को, हमारे बजट को ले जा करके सभी प्रकार की पुरानी योजना है, जो जनहितैषी योजना है, उस सारी योजना को चालू रखते हुए हमारा GDP बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके लिए हमने चरणबद्ध रूप से काम भी चालू किया है। खास करके संभाग केंद्र की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने जो करना प्रबंध शुरू किया था, तो 6 हमारी रीजनल कॉन्क्लेव हुई है, जिसके माध्यम से हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में पिछली 7 दिसंबर तक हुई है। अगला जनवरी में हम अपनी 16 जनवरी को शहडोल संभाग की कॉन्क्लेव करेंगे। इसके तुरंत बाद फरवरी में हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसके भरोसे से हम विश्व की भी बाकी सारी निवेशक कंपनियों को आमंत्रित करते हुए हमारी सभी प्रकार की व्यवस्था में सहयोग के लिए औद्योगिकरण के इस माहौल में हम अपने प्रदेश वालों को, देश वालों को और विश्व की किसी भी वित्तीय व्यवस्थाओं से सक्षम एजेंसियों को हमारी सभी प्रकार की औद्योगिक निवेश की व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहेंगे।
मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त जल राशि है, पर्याप्त लैंड बैंक है। हमारी भूगर्भ क्षमता अर्थात माइनिंग के सेक्टर में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी हमारी जो खदानों की नीलामी की गई, इसमें मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये हमारे लिए ये भविष्य की माइनिंग की बड़ी संभावनाओं में से हमारे लिए अब हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा 10,000 करोड़ का इससे जो राजस्व प्राप्त होता है, ये 5 साल में 50,000 करोड़ तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसी साल लगभग 15,000 करोड़ के निवेश के हमारे करीब हम पहुंच रहे हैं। उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से हमारी बाकी चीज़ों में भी, जैसे कृषि उत्पादक क्षमता हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादक के साथ साथ हम अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी हमारी बड़ी भूमिका देख रहे हैं। और उसके आधार पर जो अभी 9% दूध उत्पादन क्षमता देश के अंदर कंट्रीब्यूशन में हमारी है, हम 5 साल में इसको 20% तक ले जाना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में लगभग हमारी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है, वो हमारी सभी दूध से बने हुए उत्पाद और उत्पाद से भी किसानों को ठीक से आय मिले। और हमने भी निर्णय किया कि दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस प्रारंभ करेगी, अर्थात किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन में भी उनकी अपनी आय बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के काम भी बहुत सारे चालू किए हैं, साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने काम किया है। यद्यपि कुछ आंकड़े आपको जरूर बताना चाहूँगा। 2004-05 तक जब हमारी सरकार माननीय उमा जी के नेतृत्व में बनी, बाद में बाबूलाल जी गौर के नेतृत्व में बनी, बाद में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी, तो हमारे 2005-04 के पहले हमारे पास कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे। और 5 मेडिकल कॉलेज की तुलना में हमारे पास 2023-24 तक आज की स्थिति में हमने, मेरे आने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज चालू हुए, उसके पहले के और बाद के मिला करके आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने मध्य प्रदेश में हुए हैं। लेकिन ये 1 साल के अंदर हमारे 14 मेडिकल कॉलेज PPP पे और 8 हमारे निर्माणाधीन हैं, अर्थात अब 1.25 से 1.5 साल के अंदर लगभग हम 50 मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ राज्य में लाएंगे। ये सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाले हमारे मेडिकल चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसी प्रकार से 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी साल हमने खोलने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर के चिकित्सा की सभी विधाओं में लगातार प्रोत्साहन देने के कारण से 55 एक्सीलेंस कॉलेज भी हमने अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खोले गए, जहां पहली बार अपने कॉलेजों के अंदर सभी प्रकार की शिक्षा में प्रोत्साहन देते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बस से आने जाने की सुविधा ये अपनी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। हमने उम्मीद की है कि जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काल के प्रवाह में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, मजदूरों को अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हुकुमचंद मिल का 30 साल से उनके हक का पैसा मजदूरों का 7,000 मजदूरों का पेंडिंग था। हमने त्वरित गति से निराकरण करते हुए नीतिगत निर्णय लिया कि मजदूरों का भुगतान सरकार करेगी, बदले में मिल या बाकी चीज़ों की लैंड सरकार रख लेगी। इसके बलबूते पर हुकुमचंद मिल के आधार पर हमने 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की धनराशि का भुगतान यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया गया, जो एक बड़ा अपने आप में ये उस संकल्प की तरफ ले जाता है जो निवेशक और श्रमिक दोनों के साथ सरकार खड़ी है। श्रमिक को भी हम अधूरे में नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार से जो भविष्य में हमारे पे भरोसा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काल के प्रवाह में लंबे समय तक चलाने के बाद टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाती है तो भी हम अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में हमने जिस प्रकार से और भी कई काम किए, खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इस पर हमने आने के बाद 250 रुपये चलाए। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि केवल चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पर भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने एक नए एयरपोर्ट का लोकार्पण रीवा एयरपोर्ट के नाते से किया है। एविएशन की दिशा में हमने बहुत बड़े काम अलग अलग प्रकार से किए हैं। उसी के सिलसिले में हमारे अपने रीजनल एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है, जिसके आधार पर टूरिज़्म को लेकर के सिंगरौली, भोपाल, रीवा, सतना
ऐसे कई छोटे सेक्टर में भी हमने अपनी लोकल हवाई सेवा भी उपलब्ध कराई, जो हवाई यातायात के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। हमने प्रयास किया है कि हमारे एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से आयुष्मान योजना के आधार पर बीमार या डॉक्टर और कलेक्टर की दोनों की सलाह पर उसको और उन्नत हॉस्पिटल तक पहुंचाना होगा, तो एयर लिफ्ट के माध्यम से हम उसकी जान बचाने में उसके आयुष्मान कार्ड के आधार पर ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसका हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं मैं काफ़ी चीज़ें बता सकता हूं, जैसे हमने लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा कि आज आपके बीच में बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी कुछ बातें कही है। कुछ हमने नवाचार भी किए हैं, जैसे हमारे यहाँ कुलपतियों के नाम आमतौर पर कुलगुरु पे हमने किया है। ये हमारे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लागू किया हुआ है, पहले से हमारे यहाँ कुलपति कुलगुरु कहाए जाएंगे। ये बीते साल ही हमने निर्णय किया है। ऐसे हेल्थ के सेक्टर में हमने निर्णय किया है, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, दो अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा ये अनावश्यक है, इससे खर्चा भी बढ़ता और सुविधा में भी असंगत होती व्यवस्था, इसलिए दोनों मंत्रालय को एक करके हमने एक ही मंत्री को ये दोनों काम दिए। पशुपालन के साथ साथ हमने जनहितैषी भी कई सारे निर्णय किए कि अब हमारे यहाँ पर आमतौर पर बीमारों को लेकर के आने के लिए एम्बुलेंस होती है, और किसी कारण से किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई काई से ले जाता था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि सभी हॉस्पिटल में सब वाहन दे करके, जो जहाँ, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा राज्य बड़ा है, तो हर व्यक्ति को संवेदनशीलता के आधार पर उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार सब वाहन देने की तरफ आगे बढ़ी। मैं और भी कई सारे निर्णय बता सकता हूं, खास करके रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी रानी दुर्गावती जी का 500 जन्म शताब्दी वर्ष चला रहा है, इसलिए उनके पहली राजधानी गढ़मंडला की राजधानी जबलपुर में थी, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। एक और उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी, वहाँ भी हमने कैबिनेट की है। साथ ही साथ कोदो कुटकी पे हमारी तरफ से 1000 का अनुदान जोड़ते हुए रानी दुर्गावती योजना के आधार पर श्री अन्न योजना को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। बताने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब आप आगे इस सारी बातों को धीरे धीरे। एक बड़ा काम हमने पहली बार ये किया है कि किसानों के लिए सीधे सीधे साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए इसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया है कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए इस सिस्टम को बनाया है। इसके भी 3 चरण है। पहले एक बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहे हैं, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो ही जाएगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ में माँ के नाम, इस अभियान के लिए भी हमने काम चलाया। पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए भी जल गंगा अभियान हमने चलाया है। और ऐसी साथ साथ हमारे यहाँ पर आमतौर पर आज़ादी के पहले जो पुलिस बैंड थे, जिसके आधार पर हमारी अपनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की सभी परेड अच्छी गरिमा के साथ होती थी, काल के प्रभाव में धीरे धीरे करके वो बैंड के लोग रिटायर होते गए और पद समाप्त होते गए। हमने निर्णय किया कि वो 55 ही जिलों में पुनः पुलिस बैंड का अपना प्रबंधन किया जाए, और उसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है। इसी के साथ लगभग 1 लाख नई भर्ती के आधार पर हमने जो निर्णय किए थे, उसके बड़े पैमाने पर हमारी पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट उन तक पहुंचा दी। नारी सशक्तिकरण की दिशा में पहली बार हमारे राज्य में 35% पद अपनी बहनों की नियुक्तियों के लिए ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया, माननीय मोदी जी के इसी भाव के आधार पर कि हमारी शासन में भागीदारी दोनों की बराबरी से होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे कामों को लेकर के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, कई अलग अलग। जैसे उदाहरण के लिए खजुराहो फेस्टिवल हमारा होता था, उसमें 1484
कथक नृत्यों के साथ में उनका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गिनीज बुक में। ताल दरबार जो तानसेन की नगरी है वहाँ हमारा उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। हमारे सभी प्रकार के त्यौहार मिलजुल कर मनाने की परंपरा प्रारंभ की, तो मकर संक्रांति से लगाकर जन्माष्टमी तक और जन्माष्टमी से लग गोवर्धन पूजा तक सभी त्यौहार को जनता के साथ मिलकर मनाने की परंपरा, क्योंकि आमतौर पर हमारा समाज तो मनाता था लेकिन सरकार दूर रहती थी, लेकिन सरकार की सहभागिता बढ़ना चाहिए, इसलिए सारे त्यौहार को मिलजुल कर मनाने की परंपरा चालू की। कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा प्रयागराज के बाद सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन होने वाला है। ऐसे में सिंहस्थ की दृष्टि से हमारी पुरानी तुलना में संख्या भी बढ़ेगी और प्रबंधन भी बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए आवागमन की पर्याप्त सड़कें बनाने के साथ साथ जल की राशि भी पर्याप्त उपलब्ध है। और साथ साथ जैसे हमारी लोग स्नान करने आते हैं क्षिप्रा जी में, लेकिन क्षिप्रा जी हमारे यहाँ कोई जल का बड़ा स्रोत नहीं है, कोई हिमालय हो या ग्लेशियर हो कि उसका जल राशि आ जाए। तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने पिछले 80 में हम गंभीर नदी से स्नान करा रहे थे, बाद में नर्मदा जी को जोड़कर जल राशि का प्रबंधन कर रहे हैं। इस बार हमने प्रबंधन किया कि वर्षा के जल का अंदर क्षिप्रा जी का ही जल का संग्रहण हम सिलारखड़ी तालाब में कर लेंगे और उस पानी से ही, उस जल से ही हम अपने पूरे साल क्षिप्रा जी के किनारों पर क्षिप्रा जी का ही जल देंगे। तो एक तरह से जो मन की भावना रहती है, लोग क्षिप्रा में स्नान करने आते हैं तो उसी नदी का जल मिलेगा, पवित्र नदी का, ताकि ये मन की भावना का संतोष भी रहे और ये माननीय मोदी जी के उस भाव का भी संकल्प की पूर्ति करता है जो बूंद बूंद से हम अपने जल ही जीवन है इस भाव को रेखांकित करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज वैसे तो सहज रूप से हमने आपके बीच आए थे, मुझे खुद को ऐसा लगा नहीं था कि मैं आज थोड़ा सा, क्योंकि मैं हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव में शामिल होकर आया हूँ। मैं विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ एक बार फिर, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी और जब विस्तृत बात होगी तो दोबारा विस्तार से बात करें। गीता जयंती को लेकर क्या मध्य प्रदेश में आप करने वाले हैं? देखिए, हमारे लिए भगवान कृष्ण का जीवन, उनके विविध पक्षों से समाज में सीखने वाली कई सारी बातें। तो एक बात उनकी महत्व की ये भी है कि भगवान ने शिक्षा की महत्ता के लिए कंस को मारने के बाद उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमारे लिए आज समसामयिक ये होगा कि जो शिक्षा के प्रति अनुराग उनका है 5000 साल पहले भी, वो इतनी बड़ी घटना के बाद शिक्षा की महत्ता दे रहे, तो हमारे बालकों में भी ये भाव जाना चाहिए कि शिक्षा सबसे पहली ज़रूरत है। इसलिए हमने इस बात को रेखांकित करते हुए गीता जयंती उत्सव में भी भाग ले रहे हैं और गीता जी के विविध पक्षों से समाज में भी बात पहुंचा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि गीता गूगल सर्च करेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पवित्र पुस्तकों में से एक है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों की उसमें रुचि भी है और हरियाणा गीता जयंती महोत्सव पहले से मनाता आया है, तो हमने प्रयास किया कि गीता जयंती हम भी मनाएंगे। ये भी एक ऑफलाइन मोड में जो ऑनलाइन जो गवर्नेंस होता है, ई गवर्नेंस, उसका कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे? इसका दूसरा एक सवाल हो, एग्रीकल्चर में जो टर्न अराउंड हुआ मध्य प्रदेश में, आपके पास है ना प्लांट बैंक है, वाटर बैंक है, इंडस्ट्री में वो स्टोरी नहीं आएगी क्योंकि आपका एसटीपी जो है राजस्थान से भी पीछे है और तेलंगाना और आंध्रा जैसे छोटे राज्य भी आपसे काफ़ी आगे। तो आपका रोड मैप क्या होगा कि एसटीपी आपका कैसे? नहीं, हमने कहा कि हमारे पास, जैसे आपने ठीक प्रश्न किया कि हम सभी प्रकार की फसल उत्पादन में बहुत आगे गए, लेकिन फसल उत्पादों से हम बाद में अपने गुड प्रोडक्ट बनाने की दिशा में अभी हम कमज़ोर हैं। तो ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हम प्रोत्साहन इसी बात का दे रहे हैं कि हम अपने सभी प्रकार के किसानों की रॉ मटेरियल का उपयोग भी हमारे यहाँ ही करें, उनके प्रोडक्ट बना करके हम दें, ताकि उनकी ठीक से अच्छी आय हो और हमारे राज्य को भी आमदनी हो। इसीलिए ये हमारी अभी तक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक बड़े महानगर तक रहती थी, पहली बार हम उसको रीजनल लेवल तक ले गए। आप तो बहुत संवेदनशील हैं, आपने बनने के बाद एक ब्यूरोक्रेट को हटाया भी था। अभी भी ऐसा देखने में आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की संवेदनशीलता आपके लेवल की नहीं है। आप जिस संघ परिवार से आते हैं उसी से संबंधित भारतीय किसान संघ के महामंत्री 27 तारीख को जबलपुर आते हैं
और पराली लेके उनके नेतृत्व में लोग कलेक्टर से लेके जाते हैं कि पराली का निष्पादन आप एक मेरे को आप दे देना अलग से, इस पे जब कोई विषय स्पेसिफिक होगा तो हम इस मामले में बिल्कुल संवेदनशील, जरा भी कभी देर नहीं करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक किसी व्यक्ति ने गलती करी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको लगता है पूरा होने जा रहा है, आपको एक साल में जो पूरा किया आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? क्या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है या प्रशासन में कोई सुधार आपके हिसाब से? देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नदी जोड़ो अभियान की बड़ी सफलता है, वो हमको उस दिशा में, क्योंकि 2 राज्यों के साथ इस दिशा में बढ़ना, और वो भी प्रधानमंत्री जी अगर बड़ी राशि नहीं दे पाते तो हमारे लिए संभव ही नहीं। लेकिन ये नदी जोड़ो अभियान की सफलता है, मेडिकल एजुकेशन के अंदर की सफलता है, औद्योगिकरण की दिशा में जो हम लगातार बढ़ रहे हैं और उसके जो निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, ये सभी प्रकार के युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत सफलता के साथ हमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। साथ ही साथ हमने महिला, गरीब, युवा, किसान, जो 4 पिलर्स हैं, इस चारों सेक्टर में हम लगातार समान रूप से काम करने का निर्णय कर रहे हैं। ये एक के बाद एक हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से ही न केवल हमारे को राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न करेगा, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री का जो मूल भाव है उसमें हमारी बड़ी भूमिका रहने वाली। मध्य प्रदेश इस दृष्टि से मान के चलेंगे कि चूँकि ये मध्य में है, ना हमारे यहाँ कोई बड़ी सामुद्रिक कोई घटना हो सकती है, ना बड़ी आंधी तूफान आते हैं, सब प्रकार की अनुकूलता का प्रदेश है और परमात्मा की दया से प्राकृतिक रूप से भी वो संपन्न है। जहाँ पर्याप्त वन संपदा है, हमारी भू संपदा है, खनिज संपदा है, तो इसका देश की बेहतरी में और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में कितना बेहतर उपयोग हो सकता है, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। एक साल की सर आपको अगर ऐसा लगता है 3 बड़े काम जो आपको लगता है कि जो आपकी 3 बड़ी उपलब्धियां बना सकते? 3 बड़ी उपलब्धि क्या? वैसे तो उपलब्धियां आपके सामने ने, इस पे क्या बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा नदी जोड़ो अभियान का हमको आनंद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम नदी जोड़ों में चले। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम राज्यों से नदी जोड़ों में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, एक राज्य के अंदर भी नदी जोड़ में बढ़ रहे हैं। हमारी कान नदी जो इंदौर से निकलती है उसको हम गंभीर से जोड़ रहे हैं। तो ये एक राज्य के अंदर की नदी जोड़ों पे भी हमने काम करके टेंडर करा करके 700 करोड़ का काम उस पर भी चालू करा दिया। ये बहुत बड़ा एक तरह से पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य की चीज़ है कि नदी से नदी जोड़ करके भी कोई कैसे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसे आप उसी प्रकार से जैसे साइबर तहसील का ये बड़ा अपने आप में किसानों से जुड़ा पक्ष, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर दस्तावेज पंजीकरण ये अलग सिस्टम रहता था, पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग चलता था, लेकिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सिंगल क्लिक से दोनों तरफ काम होना, ये एक तरह से बड़े पैमाने पे किसानों को राहत देने वाला है, ये बड़ा काम है। उसी प्रकार से हमने भविष्य की दृष्टि से जो मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज पे काम किया है। काम तो बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊँ। अपने परिवार में अगर 4 बच्चे हो तो उसमें से कहो कि तुमको 4 में से कौन सा प्यारा था, बड़ा मुश्किल है। वो तो सभी हमारे हैं और सभी अच्छे हैं। एक सवाल ये है प्रकाश इधर से कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक्सप्रेसवे बने हैं पड़ोसी राज्यों में, मध्य प्रदेश में ऐसी जरूरत महसूस की जा रही है, जैसे चित्रकूट कनेक्ट किया यूपी में एक्सप्रेसवे की तरह, तो क्या चारों कोनों को जोड़ने के लिए इस तरह के एक्सप्रेसवे आगे प्लान होंगे? और दूसरा सवाल, क्योंकि 1 साल आपके पूरे होने वाले हैं, इसे बोल दूं ना पहले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हमारे भी प्रारंभ होगा और उनके टेंडर भी कर दिए। जैसे अभी मंदसौर की तरफ से जावरा से ये जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को जोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कंप्लीट किया है, अब उसको हमने जावरा से उज्जैन जोड़ते हुए पीथमपुर के लिए निकाल रहे हैं। तो 2 टेंडर हमने कर दिए, इसमें एक जावरा से उज्जैन का डायरेक्ट ये 100 किलोमीटर का है, दूसरा पीथमपुर से उज्जैन इंदौर होकर के एक अलग से टेंडर किया है। इसी प्रकार से विंध्य एक्सप्रेस वे जो रीवा से सीधा भोपाल आएगा, एक ग्वालियर से सीधा हम कल्पना कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग ग्रीनफील्ड भी है और अपने आमतौर पर ये 4 लेन की कनेक्टिविटी जो अलग प्रकार की है, क्योंकि मध्य के होने के कारण से बहुत सारे 4 लेन हमारे तरफ से जा रहा है, तो उनकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। उस सब पे काम कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, मुझे और आनंद आ रहा है कि हमारे पास में इंदौर मनमाड़ जो रेल लाइन मिल रही है हमको, ये रेल लाइन के माध्यम से हम अपने 250 किलोमीटर की बम्बई से दूरी कम कर रहे हैं। सीधी अभी हमको बॉम्बे जाने के लिए पहले
नागदा से अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो दिल्ली से नागदा मध्य प्रदेश में उज्जैन के ज़िले से होते हुए गुजरात जाना पड़ता, फिर जाना पड़ता है। लेकिन अब हम सीधी दिल्ली से आने वाली ट्रेन को उज्जैन से इंदौर और मनमाड़ होकर सीधे बॉम्बे पहुंचा देंगे, तो लगभग 250 किलोमीटर इसमें भी दूरी कम पड़ेगी। हाँ, बहुत बड़ा एरिया कवर कर। इसी प्रकार से मुरैना से आकर के जो रेल बम्बई जाने के लिए भोपाल आती है, भोपाल से इटारसी जाती है, फिर खंडवा तरफ पलटती है, वो सीधे गुना के रास्ते से वापस उसको उज्जैन से सीधे निकाल दें। तो ये न केवल रेल का नेटवर्क हमारा बहुत समृद्ध होगा, बल्कि ये नया क्षेत्र हमारा उद्योग के लिए बनेगा, जो हमको विभिन्न प्रकार के माल के भंडारण के साथ साथ आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। तो ये जो हमारे पास रेल की कनेक्टिविटी हो, रोड की कनेक्टिविटी हो या एयर सर्विसेज की हो, सभी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी है, महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उनकी बेटी ने ये कहा है, रतलाम में जो घटना हुई है, बच्चों को चप्पल से मारा, उनकी बेटी ने कहा है कि सनातन एक बीमारी है। इस पर आपकी पूरा देश इंतजार। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, महबूबा मुफ्ती का अपना चरित्र क्या वो समझ ले, देख ले। सनातन पे कोई बात बोलने के पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए। ये सनातन ही है कि हमारे देश में हम सभी धर्मों के साथ रह रहे हैं। ये बात वो किसी और देश में जाके उस धर्म के बारे में बताए बोल करके। ये भारत का अपना चरित्र है कि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, तो हम सभी प्रकार की बोलने की आज़ादी दे रहे हैं। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि ऐसी कोई घटना घटती तो दोषियों पे कार्रवाई होती है, और दोषियों पे कार्रवाई होना भी चाहिए, लेकिन उससे पीछे पूरे धर्म को कोई गाली दे, इस छूट को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसकी निंदा करता हूँ। एक सवाल है, आपके बहुत हो गया, दूसरे का ले लो ना। मुख्यमंत्री जी एक मेरा सवाल है कि 1 साल आपके पूरे होने वाले अच्छा, हैं। इधर से। इसके लिए बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूं, प्रशासक के रूप में, एक सियासत हस्तक्षेप के रूप में, दोनों में कठिन आपको कौन सा लग रहा था और क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं तो विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ, जहाँ पर कोई ग्वाला भी सहजता के साथ सिंहासन पर बैठता। तो यशस्वी प्रधानमंत्री का समय चल रहा है। हम सबके लिए नए नेतृत्व को डेवलप करने के लिए जो उनने अपना उदारता दिखाई है, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है कि किसी गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति भी बड़े से बड़े पद पे बैठ सकता है। और ऐसे इन व्यवस्थाओं के आधार पर आपकी सबकी मदद से सरकार चलाता है। लेकिन हमारा मन मस्तिष्क में हमारा भाव सदैव ये विनम्रता के साथ होना चाहिए कि हम सुशासन के लिए बैठे हैं, सरलता के साथ हमारी व्यवस्थाओं पे भी निगरानी रहे और हमारी प्रशासनिक दक्षता बाकी व्यवस्थाओं के साथ चलती जाए। और मैं समझता हूँ कि इसका मूल्यांकन समाज करेगा, लेकिन हमारे मन पे तो यही असर आता है कि हमको अधिकतम काम करना, अहर्निश काम करना, जो मोदी जी ने सिखाया है। बड़े नेताओं का टकराव क्या मुश्किल खड़ी कर रहा है आपको? एक सवाल आपसे। अब मेरे को संसदीय दल की बैठक में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे।